हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एस सोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टूडेंट्स हैं, एनसी वेब के स्टूडेंट्स हैं, या फिर वे सभी स्टूडेंट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और उन सभी के पास में बीए प्रोग्राम का कोर्स है। हिस्ट्री सब्जेक्ट को वो पढ़ रहे हैं और वो हिस्ट्री में भी अगर हम देखें तो भारत का इतिहास यानी इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, प्रारंभिक काल से लेकर 300 ईस्वी तक, यानी हम बात करें अर्लीस्ट टाइम से लेकर अभी जो 300 ईस्वी है, सन 300 ईस्वी है, इसके इतिहास को पढ़ रहे हैं। तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम आप सभी के लिए इस सब्जेक्ट की पहले भी कुछ वीडियोस बना चुके हैं जिसके अंदर हमने सबसे पहले ये देखा कि भाई इतिहास, सबसे पहले हमने ये देखा कि इतिहास निर्माण में स्रोतों की क्या भूमिका है, जिसमें मैंने आप लोगों को सबसे पहले ये बताया कि स्रोत होते क्या हैं, फिर मैंने आपको ये बताया कि इतिहास निर्माण में स्रोतों की भूमिका क्या है, मैंने आपको ये बताया। फिर फर्दर मैंने आप सभी को ये बताया कि भाई अगर हम स्रोत को देखें तो स्रोतों को हम कितने पार्ट्स में विभाजित करते हैं। तो स्रोत को हम दो पार्ट्स में विभाजित करते हैं, जिसमें सबसे पहले हमने साहित्यिक स्रोतों के बारे में बात करी। इसके बाद हमने फिर किसके बारे में बात करी, पुरातात्विक स्रोत की बात की। अब हम डिटेल से हम इसको समझेंगे, लेकिन साहित्यिक स्रोतों में भी कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को समझनी है। ये आज की आपकी इसी सब्जेक्ट का लेक्चर नंबर 2 रहने वाला है, जिसमें हम सबसे पहली चीज़ हम ये देखेंगे कि साहित्यिक स्रोतों की क्या क्या सीमाएं हैं, और इसके साथ साथ हम आगे हम ये भी देखने वाले हैं कि पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं। तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आज की इस वीडियो को देखने के बाद में आप सभी के बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों का थोड़ा सा रिकैप करा देता हूँ, जिसमें हमने साहित्यिक स्रोत को बताया था। तो साहित्यिक स्रोतों में हमने वो सारे के सारे हमने स्रोत बताए जो कि लिखित रूप में हमारे पास मौजूद हैं या फिर लिटरेचर फॉर्म में है, जिसे हम क्या बोल देते हैं, साहित्यिक स्रोत। तो ये कितने प्रकार के होते हैं ये भी हमने बताया था कि साहित्यिक स्रोत जो होते हैं आप सभी के, जैसे हमने आपको बताया था जो साहित्यिक स्रोत है इसको हमने दो भागों में विभाजित किया गया था। साहित्यिक स्रोत जो है इसको हमने दो भागों में आप लोगों के लिए विभाजित किया था। इसमें हमने एक आप लोगों के लिए देशज स्रोत और आप सभी के लिए विदेशी स्रोत बताया था। देशज स्रोत को भी हमने दो भागों में बांटा था, जिसमें से हमने आपको बताया था कि एक आपके धार्मिक स्रोत है और एक आप सभी के अधार्मिक स्रोत है, और आज की इस वीडियो में हमने कुछ, जिसमें हमने साहित्यिक स्रोतों को खत्म करते हुए हमें पुरातात्विक स्रोत की तरफ जाना, और साथ ही साथ हमने विदेशी इतिहास के कुछ यात्रियों के बारे में भी बात करी थी जो कि हमें इतिहास निर्माण में मदद करते हैं। हालांकि विदेशी यात्री का एक अलग से भी क्वेश्चन बनता है, तो मैं स्पेशल कराऊंगा विदेशी यात्री के लिए, जिसमें मैं आपको स्पेशली सारी चीज़ों के बारे में दिखाऊंगा कि कौन सा यात्री किस टाइम पे आया, कौन सी बुक लिखी, उस बुक की भी क्या खासियत है, उसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सबसे पहले साहित्यिक स्रोतों की क्या सीमा है। तो साहित्यिक स्रोत आपने देखा ये वो सभी स्रोत होते हैं जो कि लिखित रूप में वर्णित है, यानी लिखित रूप में जिसका विवरण हमें मिलता है, वर्णित है। तो ये सभी स्रोत हमारे क्या कहलाते हैं, साहित्यिक स्रोत कहलाते हैं। लेकिन हम पूरी तरीके से जब हम इतिहास निर्माण का कार्य करते हैं तो हम साहित्यिक स्रोतों का सहारा नहीं ले सकते, क्योंकि साहित्यिक स्रोत से भी हमें कुछ बाउंडेशन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो बुक्स लिखी गई, जैसे उसमें किन भाषाओं का उपयोग किया गया है। जैसे सबसे पहले संस्कृत भाषा चलती थी, तो संस्कृत भाषा का वर्णन जो है आज के समय के जो विद्वान हैं वो पूरी तरीके से पूर्ण रूप से नहीं कर पाए। मैं आपको बता दूं, जो पहले की संस्कृत थी और अब की जो संस्कृत है उसमें भी काफ़ी अंतर आ चुका है। हालांकि ये केवल संस्कृत भाषा की बात है, तो इससे पहले कई ऐसे भी चिन्ह, जैसे चिन्ह लिखे जाते थे, सिंबल्स बनाए जाते थे, तो उन सिंबल्स का, जैसे आपने हड़प्पा के बारे में पढ़ा था, तो सभी के बारे में हमें जो सभी के सभी साहित्यिक स्रोत हमें मिले हैं, उन सभी साहित्य स्रोतों की हमें जानकारी स्पष्ट रूप से नहीं मिल पाई है, जिसका सबसे पहला कारण रहा है उसका भाषा। दूसरी बात, साहित्यिक स्रोत जो है हम कई बार ही देखते हैं कि उसे अलग अलग तरह के, जैसे ताम्र पात्रों पे लिखा गया साहित्यिक स्रोतों को, या फिर और चीज़ों पे लिखा गया, जो लिटरेचर की चीज़ें थी हमारे पास, वो समय बीतने के बाद में थोड़े से धुंधले हो गए, तो जिसकी वजह से वो हमें पूर्ण रूप से हमें उसकी जानकारी नहीं मिल पाती। साहित्यिक स्रोतों की ये भी एक
हमारे सामने एक प्रश्न चिन्ह लगता है कि वो इतिहास में हमें सही से वर्णन देता है कि नहीं। दूसरी चीज़ हमने आपको बताया कि साहित्यिक स्रोतों को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक देशज स्रोत और एक आप सभी का विदेशी। तो विदेशी यात्री यहाँ पर उन्होंने जो कुछ डिफरेंट देखा सिर्फ वही चीज़ वर्णन किया एज इट इज़। वो सारे के सारे वर्णन जो हमें देशज साहित्य में मिलते हैं वो विदेशी में नहीं मिले, जो विदेशी में मिले वो देशज में नहीं मिले। देशज साहित्य जो है वो अधिकतर राजाओं के अंडर में या राजाओं के अधीन जो इतिहासकार थे, कवि थे, उन लोगों ने रचनाएं करी। तो अगर हम देखें जो भी इतिहासकारों के द्वारा रचना की गई है भारतीय, जो भी राजा के अधीन कवि वगैरह रहते थे, तो उन्होंने कभी भी किसी राजा की बुराइयां आलोचना नहीं करी। तो हमें इस बात से ये भी पता चलता है कि साहित्यिक स्रोत जो है वो पूर्ण तरीके से अपने समाज की सच्चाई हमें नहीं बताते, क्योंकि उसके अंदर भी हो सकता है कुछ ना कुछ कमियां रही होंगी, उस शासक में कमी रही होंगी और साथ साथ समाज में भी कोई प्रॉब्लम रही होगी, तो पूरी तरीके से हमें वर्णन नहीं मिल पाता। तो साहित्यिक स्रोतों की एक समस्या ये भी है। साहित्यिक स्रोतों की एक समस्या ये भी है, आपने देखा है कि समय रहते हुए, जैसे आपको मैंने बताया था कि पहले मैं आपको दिखाता हूँ एक स्किल, मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग में अगर हम धार्मिक साहित्य की बात करते हैं तो उसमें पहले श्लोकों की संख्या, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो आरंभ में रामायण की जब हम बात करते हैं तो इसमें कितने श्लोक थे, 6000 श्लोक थे, फिर 12000 हो गए और फिर 24000 हो गए। तो इस तरीके से जो एक्चुअल में एक चीज़ थी वो चीज़ रही नहीं, और हमें आगे चलकर हमें उसमें काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिला। तो एक्चुअल में जैसा इतिहास वहाँ पर लिखा गया वो हमें इतिहास एक्चुअल में आज देखने को नहीं मिल पाता। तो ये साहित्यिक स्रोतों की कुछ सीमाएं भी हैं। अब हम बात करेंगे अपनी इस वीडियो का, इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं पुरातात्विक स्रोत के बारे में। सबसे पहली बात तो पुरातात्विक स्रोत होते क्या है। तो पुरातात्विक वे सभी स्रोत है जिसके अंदर हम सबसे पहले सिक्कों, दूसरी बात अभिलेखों, और तीसरी बात हमारे जो कब्र है, जो या फिर हम कहें कब्र के अलावा जो उनकी गर्भगृह, ऐसी जगहों पर जो या फिर जो उनका आवास था वहाँ पर हमें जो चीज़ें मिली है उन सभी चीज़ों को हम एकत्रित करके हम इसका वर्णन करते हैं। तो सबसे पहली बात तो अगर हम पुरातात्विक स्रोतों की बात करें तो ये उनके आवासों से, घर से, कब्र से मिली है। और अधिकतर हम ये देखते हैं कि ये वो स्रोत हैं जो उस समय के इतिहास में लोग जब जीवित थे तो उनके द्वारा छोड़ी गई चीज़ें थी। तो इनका विवरण जब हम देखते हैं, वो चीज़ें हमें जब मिल रही है तो हमसे ये पता चलता है कि ये इन चीज़ों को यूज़ करते थे, तो वो हमें इतिहास निर्माण में अधिक महत्वपूर्ण देते हैं। जैसे आज के ज़माने में हर एक व्यक्ति जो है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, डायरी लिखता है, नहीं तो अपने लेख लिखता है, तो उस लेख के अंदर कभी भी कोई अपनी बुराई नहीं लिखता। लेकिन हमारे द्वारा जो चीज़ें यूज़ की जाती थी उन सभी चीज़ों को अगर हम देखेंगे तो उस समय का समाज कैसा था। जैसे आज मैं आप सभी के सामने ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो एक कंप्यूटर के माध्यम से मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप मोबाइल फ़ोन के माध्यम से इसको देख रहे हो या लैपटॉप के माध्यम से इसे देख रहे हो। तो आने वाले समय में जब कभी भी अगर इतिहास में हम ख़त्म हो जाते हैं, सब चीज़ नष्ट हो जाती है, ये चीज़ यहीं छूट जाती है, तो इतिहास में कोई भी व्यक्ति देखेगा, जब उन चीज़ों को यूटिलाइज़ करेगा तो आपको पता चलेगा कि ये व्यक्ति इस चीज़ से रिकॉर्ड करता था, ये व्यक्ति जो था इस चीज़ से इस चीज़ को देखता था। और साथ ही साथ में ये पता चलेगा कि किस तरीके से हम एक दूसरे से जुड़े थे, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको पढ़ने की वीडियो ही अधिकतर मिलेगी, लेक्चर्स की मिलेगी। तो जो इतिहास को पढ़ रहा होगा तो देखिएगा कि ये व्यक्ति जरूर इस विषय को या तो जानने में इच्छा रखता होगा या पढ़ रहा होगा, ये दो ही बात होगी, अन्यथा और कोई कारण उसके दिमाग में या और कोई रीज़न उसके नहीं आ सकता। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पुरातात्विक स्रोत जो हमारे द्वारा प्रीवियस सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर छोड़ी गई अवशेष हैं, उन सब चीज़ों का ही वर्णन हमें आज के समाज में ब्यौरा देते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, सबसे पहली बात तो आप देखो, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जैसे कई सारे प्राचीन स्थल हैं, वहाँ पर जैसे खंडर है, वहाँ पर हमें जो चीज़ें मिली हैं उन सब चीज़ों से जो खुदाई हुई है, बहुमूल्य चीज़ें मिली हैं, उनसे हमें इतिहास की चीज़ें पता चली। जैसे हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, तक्षशिला, नालंदा, सारनाथ, है ना, और भी ऐसी बहुत सारी जगह हैं इतिहास की। जब हम उन इस वस्तुओं को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि उस समय क्या क्या चीज़ें थी। तो इस स्रोत में सबसे पहले आपका आ जाता है शिलालेख। इसमें सबसे पहली बात आ जाता है शिलालेख। तो शिलालेख प्राचीन भारत के इतिहास संबंधित ज्ञान बढ़ाने में हमारी मदद करते हैं। शिलालेख का अध्ययन को पुरालेख शास्त्र कहा जाता है, ध्यान रखना है। ये शिलालेख ही आप सभी के क्या है, अभिलेख है। जो भी अभिलेखों का या शिलालेखों का अध्ययन करता है उसे क्या कहा जाता है, पुरालेख शास्त्र कहा जाता है। और अभिलेख यानी शिलालेख जो थे, क्योंकि शिला का मतलब ही होता है पत्थर, और ध्यान रखना है क्योंकि पत्थरों के टुकड़ों को, खंभों को, चट्टानों को, तांबे के जो प्लेट थे या फिर इमारत की दीवारों पर उस पर उत्कीर्ण किए गए थे।
और ये जो शिलालेख थे ना तो आसानी से जल्दी खराब होते थे और ना ही इतनी आसानी से उनके साथ क्या है कोई छेड़छाड़ किया जा सकता था। लेकिन अधिकतर अभिलेख ऐसे हैं हमें मिले हैं जिस पे या तो राजा के आदेश है, या तो राजा के दान संबंधित जानकारी मिलती है, राजा के धर्म संबंधित जानकारी मिलती है, राजा ने कोई नया आदेश बनाया है उससे संबंधित जानकारी मिलती है। तो ये सारी की सारी जानकारी हमें इससे मिलती है। कई बार हमें जो ये शिलालेख हैं दो तरीके से मिले, एक बार निजी प्राइवेट शिलालेख भी मिले, अभिलेख मिले और सार्वजनिक भी मिले। जो सार्वजनिक शिलालेख है वो अधिकतर राजा के द्वारा जारी किए गए और जो निजी शिलालेख है ये अधिकतर व्यापारी जो थे वो यूज करते थे। कई बार हमें कौन सी इमारत किन क्षेत्रों के लिए दान दी गई है, अनुरक्षित की गई है, इन सभी की जानकारी जो है हमें शिलालेख से भी प्राप्त होती है। शिलालेख जो है इसमें अलग अलग काल में अलग अलग प्रकार की भाषाएं प्रयुक्त हुई है। जैसे अगर आप देखोगे तो इसमें अनेक प्रकार की भाषा मिली है, जैसे पाली, प्राकृत, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, ऐसी बहुत सारी भाषाएं मिलती हैं। और गुप्त काल से पूर्व अधिकतर जो शिलालेख थे वो कैसे लिखे गए थे, प्राकृत में लिखे गए। लेकिन इन अभिलेखों में अधिकतर देखें तो दो प्रकार की लिपियां हैं, एक तो ब्राह्मणी लिपि है, दूसरी खरोष्टी लिपि है। ये वही दो लिपियां हैं जिनके जेम्स प्रिंसेप ने क्या किए थे, अर्थ भी निकाले थे, आप सभी को पता है। और आगे चलकर आप देखोगे जो खरोष्टी लिपि के बारे में बताया गया है जो कि अरामाइक भाषा है। यार अरामाइक भाषा कहाँ पर है, ये अरामाइक भाषा आप सभी को पता याद होगा मेसोपोटामिया। आप सभी ने इतिहास अगर पढ़ा होगा तो आपको याद होगा मेसो का मतलब होता है दो और पोटामस का मतलब होता है नदी। एक ऐसी बस्ती जो आपने 11वीं क्लास में पढ़ा था, दो नदियों के बीच में स्थित थी, उसे मेसोपोटामिया कहा गया था। और आप सभी को दो नदी के नाम भी याद होने चाहिए, जंजरा और फरात। तो ये उन लोगों से व्यापार करते थे। और खरोष्टी लिपि जो है वो आप सभी के कहाँ से आए, मेसोपोटामिया से। तो मेसोपोटामिया कौन कौन सी भाषा थी, एक सुमेरी, अकदी और अरामाइक। तो ये उनसे मिलती जुलती थी, आप सभी को ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम देखें तो अशोक के जो शिलालेख हैं, आदेश पत्र जिन्हें कहा गया, उसमें सबसे अधिक प्राचीन है और ये बेसिकली राजा के आदेश थे। कई बार इसमें हमें धार्मिक जानकारी और कई बार प्रशासनिक व्यवहार की जानकारी मिलती है, जैसा कि मैंने आपको बताया भी। इसके अलावा हमें उस समय के कई तरीके के कानून, कई तरीके के रीति रिवाज और कई तरीके की शासकों द्वारा चलाई गई नीतियों का अगर हमें जानकारी मिल पाती है तो वो इसमें मिल पाती है। कई सारे अभिलेख ऐसे हैं जिनकी भाषाओं को पढ़ने में काफ़ी कठिनाई आई हुई है, लेकिन कई सारे अभिलेख ऐसे हैं जिन्हें आसानी से पढ़ लिया गया है। आप सभी को ध्यान रखना है। यहाँ पर बताया गया है कि मौर्य और गुप्तकालीन शिलालेखों को मोटे तौर पर दो भागों में बांटा जाता है, एक पहला राजकीय अभिलेख और दूसरा निजी अभिलेख। मैंने बताया राजकीय अभिलेख जो होते थे उस पे अधिकतर जो दरबारी कवि द्वारा लिखे गए वो थे, उसमें आपके प्रशासित का नाम लिखा जाता था, यानी जो भी शासक होता था। जैसे समुद्रगुप्त के टाइम पे प्रयाग प्रशस्त है, आप सबने पढ़ा होगा प्रयाग प्रशस्त के बारे में, या फिर आपका प्रयाग का जो एडिक पिलर है उसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इसके बारे में आपको वैसे पढ़ना भी है तो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर आप सभी को याद होना चाहिए, जैसे समुद्रगुप्त के जो दरबारी कवि थे और बड़े बड़े जैसे हरिशेन हो गए, उनके द्वारा अशोक स्तंभ पर लिखे गए जो प्रशस्त थे उनकी जानकारी मिलती है, आप सभी को याद रखना है। इसके अलावा ये सारी की सारी जानकारी जो है हमें कहाँ से मिल रही है, शिलालेखों से। तो ये शिलालेखों के बारे में कई शिलालेख ऐसे हैं जिसके अंदर मंदिरों को क्या क्या दान दिया जाता था, मंदिरों में क्या चीज़ें प्रचलन में चलती थी, इन सब चीज़ों की हमें जानकारी मिल जाती है, आप सभी को याद रखना है। और यहाँ पर जैसे सातवाहन के बारे में बताया गया है कि भाई भारत के बाहर गए कुछ अभिलेख भारत के विदेशी संबंधित जानकारी को, जैसे भारत से कोई चीज़ें बाहर गई है, जैसे फॉर एग्जांपल अशोक ने बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए क्या किया था, अपने पुत्र को और पुत्री दोनों को ही भेजा था, किसी को श्रीलंका भेजा था, किसी को और दिशाओं में भेजा था, म्यांमार वगैरह की साइड में। तो आप सभी को याद रखना है, ये सब चीज़ें भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आप सभी को ध्यान रखना है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आप सभी का सिक्कों का। सिक्के जो है आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी इतिहास निर्माण में मदद करते हैं और ये भी पेपर में शॉर्ट नोट में आपके आ जाते हैं। शॉर्ट नोट का मतलब है कि भाई लगभग आप सभी का 75 नंबर का पेपर आता है तो 4 से 5 क्वेश्चन करने होते हैं, तो लगभग 8 नंबर से 8 से 10 नंबर के आप लोगों के लिए क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो सिक्के भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। सिक्के जो है इसे मुद्रा भी बोलते हैं और प्राचीन भारत में बहुत तादाद में हमें सिक्के मिले। अलग अलग राजा कई बार अलग अलग तरह के सिक्के जारी किए उनके द्वारा,
और इन सिक्कों के अगर हम देखें तो सिक्कों की धातुएं भी हैं वो अलग अलग है, जैसे सोने, चांदी, तांबे, अलग अलग प्रकार के सिक्के मिले हैं, आप सभी को याद रखना है। और सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? मुद्रा शास्त्र कहते हैं। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पुरालेख शास्त्र कहते हैं। ये मैंने आपको बताया। जो भी मुद्रा शास्त्र हमें इतिहास बताता है, तो सिक्के से हमें कई तरीके की जानकारी मिलती है। सिक्कों से हमें सबसे पहले ये जानकारी मिलती है कि किस राज्य का साम्राज्य जो है कितना दूर तक फैला हुआ था। जैसे एक उदाहरण मैं आज आप सभी को देना चाहूँगा, जैसे भारत का सिक्का है या भारत की जो करेंसी है वो हमें भारत के दक्षिण केरल तक मिलती है। उसके बाद जैसे हम श्रीलंका में एंटर होते हैं तो वहाँ पर हमारी करेंसी देखने को नहीं मिलती। हो सकता है किसी को कलेक्शन का शौक हो तो किसी के पास मिल जाए, लेकिन जन सामान्य तौर पर वहाँ पर हमें वहीं की करेंसी मिलेगी। और वो करेंसी क्या करती है? हमें अपने क्षेत्र के इतिहास के बारे में बताएगी। जैसे ही हम किसी दूसरे देश में जाएंगे तो वहाँ पर एक नई करेंसी, तो इससे पता चल जाता है कि एक देश जो है वो कितनी दूर तक फैला हुआ है। सबसे पहली बात, इतिहास सिक्के हमें ये बताते हैं किस राजा का साम्राज्य विस्तार कितना बड़ा है। दूसरी चीज़, एक जो सिक्का होता है उसको बनाने के लिए किस प्रकार की जो है मेटल का उपयोग किया गया, इससे हमें ये भी पता चलता है कि वो सिक्के जो हैं किस काल के हैं। और दूसरी बात, उसके अंदर उस समय की जो काल थी, सिक्के जो थे उस समय के, उस धातु से भी पता चलता है उसकी अर्थव्यवस्था कितनी अच्छी थी। जैसे आपने देखा सबसे पहले जो सोने के सिक्के थे वो कुषाण शासकों ने चलाए। दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं सबसे अच्छी किस्म के सिक्के, तो वो किसने चलाए थे? गुप्त शासकों ने चलाए थे। तो आप सभी को ये याद रखना है, ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट भी है। और इसके साथ साथ जो है सिक्के हमें ये भी बताते हैं कि किस राजा का कार्यकाल किस समय तक रहा, क्योंकि राजा कई बार उस पर अलग अलग तरह की जो है तिथियां भी लिखवाते थे। कई बार उनकी वो राज्यारोहण की तिथियां होती थी, कई बार वो तिथियां जो थी वो किसी के याद में चलाए जाते थे। तो ये याद रखना है कि किस राजा का शासनकाल कब से कब तक है। इस तरह की जानकारी के लिए भी हम सिक्कों का उपयोग करते हैं। अगली चीज़, हमें ये भी पता चलता है कि वो राजा जो था वो किस भाषा को महत्व देता था, उसकी उसी भाषा में उस पर जो लिखा जाता था। उसके बाद में राजा अगर किसी धर्म का उपासक होता था या किसी देवी देवता को वो मानता था, तो ठीक उसके बैक साइड में उसकी भी वो मुद्रांकन करवाता था, उसकी भी वो फोटो लगवाता था। तो हमें ये भी पता चलता है। इसके अलावा जो सिक्के हैं इसका उपयोग हम ये भी देखते हैं कि हमारे क्षेत्रों में किस क्षेत्र से अधिकतर सिक्के मिले। इससे हमें ये भी पता चलता है कि किन क्षेत्रों से या किन देशों से हमारा अधिकतर व्यापार होता था। जैसे आपने देखा था कि जो साल्डियस था, रोमन अंपायर का जो सिक्का था, वो प्राचीन भारत के जो सोने के सिक्के थे उनके ग्रेन और भारत के सोने के ग्रेन एक बराबर थे। तो इससे पता चलता है कि भारत से भी जो बहुत सारी चीज़ें वहाँ दी जाती थी, ली जाती थी, और इसके लिए हम सोने के सिक्कों का क्या करते थे? एक्सचेंज करते थे। आप सभी को ये भी याद रखना है। इसमें आरंभिक अधिकतर सिक्के जो है या तो चांदी के और थोड़े कम किसके बने थे? तांबे के बने थे। और ध्यान रखना है ये सबसे पहले सिक्के आहत सिक्के कहलाए थे, ध्यान रखना है आप सभी को। और साथ ही साथ में आप लोगों को मैंने बताया जो सबसे पहले सोने के सिक्के थे वो किसने चलाए थे, तो आपको याद रखना है कुषाण शासकों ने। और साथ ही साथ में जो सबसे अच्छी किस्म के जो सोने के सिक्के थे वो किसने चलाए थे? तो आप सभी के गुप्त शासकों ने। वैसे यहाँ पर बताया गया है कि यूनान के आक्रमण के बाद और यूनान के आक्रमण से पहले सिक्कों को दो पार्ट्स में विभाजित किया जाता है। और साथ ही साथ में हमने ये देखा कि सिक्के बनाने की जो कला थी वो यूनानी आक्रमण के बाद में भारत में थोड़े से परिवर्तन हो गए थे। इसीलिए इसको दो तरीके के सिक्के हम बोलते हैं, एक यूनानी आक्रमण से पूर्व और एक यूनानी आक्रमण के बाद। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि इसके बाद कुषाण और गुप्त शासकों ने भी ढेरों स्वर्ण मुद्राएं उपलब्ध कराई और कुषाणों ने द्वितीय यूनानी खरोष्टी लिपि में सिक्के जारी किए थे सबसे पहले, इसी की बताया गया है यहाँ पर। ये आप सभी को पता चलेगा। तो यहाँ पर आपको इतना ज़्यादा नहीं लिखना, इसके अंदर पर आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए। इसके बाद में जो हर्ष साम्राज्य था, हर्ष जो साम्राज्य था, तो ऐसे महान हर्ष शासक या अन्य चालुक्य, राष्ट्रकूट, प्रतिहार, पाल, इन राजाओं ने भी क्या किए कि भाई ये सिक्के से ऐसा नहीं था कि परिचित नहीं थे या सिक्कों के बारे में इनको ज्ञात नहीं था, लेकिन सिक्कों का प्रचलन आगे चलकर धीरे धीरे कम होने लगा। बार्टर सिस्टम भी चलता था, आप सभी को पता है, जिसमें वस्तु विनिमय थी। तो मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट्स या बहुत सारी जानकारी दे दी जिस तरीके से सिक्के हमें इतिहास देते हैं। अब अगली बात है आपके अवशेष और सामरिक। अवशेष और सामरिक ने जो हमें रहने वाले स्थानों पर जो अवशेष मिले, जैसे कोई घर था तो घर के अंदर हमें अलग अलग तरह की चीज़ें मिली हैं। सिर्फ सिक्के और इन सब चीज़ों के अलावा भी हम देखें तो हमें बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, जैसे भवन है, मृतभांड है, पत्थर की मूर्तियाँ हैं, या और भी आप सभी देखोगे तो बहुत सारी कलाकृतियाँ हैं जो हमें मिली हैं। कब्रों में से बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि ये अवशेष कहाँ कहाँ पाए गए। बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिम भारत, गंगा का जो दोआब वाला क्षेत्र है,
और भारत में, दक्षिण भारत में ऐसे बहुत सारे अवशेष मिले हैं और वहाँ पर बहुत सारी अलग अलग तरह की चीज़ें मिली हैं जो अपने समय का हमें इतिहास बनाने में मदद करती है। जैसे यहाँ पर बताया गया है, मेहरगढ़ की जो खुदाई है उसे विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि कराची के जो समतल इलाके हैं बलूचिस्तान में, वहाँ पर बेलन नदी के तट पर, वहाँ पर हमें क्या मिले हैं, नवपाषाण काल की जो जानकारी मिलती है। हड़प्पा की जब खुदाई हुई, मोहनजोदड़ो की जब खुदाई हुई, तो वहाँ पर हमें पता चला कि भाई आर्यों से पहले भी यहाँ पर कुछ ऐसे स्थल बने हुए थे जो हमें अपने समय का इतिहास बताने में काफ़ी हद तक मदद करते हैं, जो ये अवशेष उनके द्वारा छोड़े गए थे। इसके अलावा बहुत सारे मंदिर जो है, मंदिरों में जो पत्थर की मूर्तियाँ बनी है ये, और या फिर वहाँ पर जो अलग अलग प्रकार के मुद्रांकन किए गए या कलाकृति की गई है, तो वो भी हमें काफ़ी हद तक इस चीज़ का इतिहास बताती है। इसके अलावा जो बहुत सारी कब्रों को उत्खनन किया गया है, तो कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि भाई जो प्राचीन काल के लोग थे वो पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, इसीलिए जब कोई व्यक्ति मरता था तो उसे दफनाते भी थे कई लोग, और कई लोग जला भी देते थे, कई लोग खुले में भी फेंक देते थे। तो जिन लोगों को जलाया जाता था तो ऐसा माना जाता था कि ये पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं, इसीलिए उसके साथ रोज़मर्रा में जो चीज़ें इस्तेमाल होती थी वो चीज़ें भी उसके साथ दफना दी जाती थी। तो इससे ये पता चलता है कि हमें कि आज के ज़माने में कि उस कब्र में उस समय के जो लोग थे वो किस किस तरीके की चीज़ें इस्तेमाल किया करते थे, किस किस तरह की चीज़ें इस्तेमाल नहीं किया करते थे। इसके बाद में कुछ अन्य जानकारी या कुछ अन्य स्रोत भी हो सकते हैं, लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इतना लिखोगे आपके लिए सफिशिएंट है। इसके बाद में आपने कुछ चीज़ें देखी होंगी, जैसे यहाँ पर आप सभी को कुछ खालिस्तान भरना है, तो ये प्रैक्टिकल में आपके ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए कराऊंगा जो कि प्रैक्टिकल के आंसर के लिए आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, और वो अलग से करवाई जाएंगी। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, जिसमें मैंने आप लोगों को अब तक 2 वीडियो इस पहली यूनिट से दिए हैं, जिसमें सबसे पहले हमने वीडियो में ये देखा कि स्रोत किसे कहते हैं, सबसे पहली वीडियो में, और साथ ही हमने ये देखा कि साहित्यिक स्रोत क्या होता है, साहित्यिक स्रोत क्या होता है, साहित्यिक स्रोत। फिर हमने सेकंड नंबर पे हमने क्या देखा, फर्स्ट नंबर पे ये, सेकंड नंबर पे हमने देखा पुरातात्विक पुरातात्विक स्रोत, एक आपको ये याद रखना है, पुरातात्विक स्रोत। और थर्ड एक वीडियो और मिलेगी आप सभी को इसी चैप्टर की, प्रैक्टिकल वाली वीडियोस के अलावा, इसके अलावा आपको एक वीडियो और मिलेगी जिसमें मैं स्पेशली क्या करूँगा, यात्रियों के नज़रियों के बारे में बात करूँगा, यात्रियों के बारे में बात करूँगा। तो ये वाला भी आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। इसके बाद में फर्स्ट यूनिट आपकी खत्म हो जाएगी, 8 यूनिट है, तो एक एक करके इस तरीके से मैं आप लोगों को सारी की सारी यूनिट समझाता हुआ चलूँगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए आप हमारी वीडियोस को लाइक करेंगे, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है, तो आप इसको ज़रूर करें। बाकी इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहाँ पर भी आप जुड़ना चाहते हैं, व्हाट्सअप पे आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए। ये नंबर आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप इस नंबर को सेव कर सकते हैं फॉर फर्दर कॉन्टैक्ट या किसी भी तरह की क्वेरी के लिए। बाकी मिलते हैं आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय